वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल वेमपिक्स में। और फ्रेंड्स, अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस सीजीएल एग्जाम 2017, 18 और 19 में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो पूरे सेशन में जुड़े रहिए और क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी दीजिए और जहां भी डाउट लगता है वहां पर अपने डाउट को क्लियर कीजिए और तभी सेशन को आगे भी देखिए। ओके, डाउट जरूर क्लियर करना है ताकि क्वेश्चंस का आप बेस समझ पाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। ओके, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरी 2019 में। इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जो हमारा डीएमके यहाँ पर दे रखा है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ देखिए जो डीएमके पॉलिटिकल पार्टी है इसका फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ओके, कड़गम ये तमिलनाडु की एक पार्टी है, ठीक। और 2000 के इलेक्शन में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। पहली कौन सी? अब बीजेपी थी, देन कांग्रेस एंड द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तीसरी पार्टी थी। और इसमें जो इसकी स्थापना है, इसका एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं तो 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एस्टेब्लिश किसने किया? तो सी एन अन्नादुरई ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमादेश जो मैनमस रीट है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, क्या इसका अर्थ है बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वी कमांड, हमारा आदेश है। और ये कमांड कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो इसके निचले कोर्ट है उनको आदेश देता है, ठीक। तो वी कमांड परमादेश मैनमस का अर्थ है वी कमांड, हमारा आदेश है। और टोटल हमारे पास कितने रीड्स है भाई? टोटल हमारे पास 5 रीड्स है। ओके, कौन कौन सी रीड्स है? 5। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हमारी है परमादेश जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तीसरी है निषेधाज्ञा, फोर्थ है हमारा उत्प्रेषण और फिफ्थ है अधिकार परीक्षा। ओके, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 हमारे पास रीड्स होती हैं जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को एक नया प्रतीक चिन्ह लगाया। तो किस राज्य ने अपने राज्य के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में किया गया है? सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस का बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यानी भाग 11 और
अनुच्छेद 245 से 243 तक, 245 से 263 आर्टिकल तक स्टेट रिलेशंस की बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने संवैधानिक सभा की केंद्रीय शक्तियों की समिति की अध्यक्षता की थी? ओके, स्टेट जो सेंट्रल पावर सेंटर है उसके पावर्स के बारे में जब चर्चा हो रही थी संवैधानिक सभा की, तो उस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन हमारे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ओके, और इन्होंने 1950 में जो इलेक्शन हुए थे तब से 1958 तक इन्होंने चुनाव आयुक्त में अपनी अध्यक्षता दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनावों में नोटा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कौन नोटा की शुरुआत करने वाला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जिसने पहली बार ये कहा कि थोड़ा नोटा को भी आजमा कर देखते हैं, और इसने जो वहां के लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उसमें पहली बार नोटा को लागू किया था, और इसकी शुरुआत 2013 से मानी जाती है। और जब नेशनल लेवल पे नोटा को अपनाने की बात कही गई थी, तब टोटल 6 स्टेट्स में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि 6 राज्यों में सबसे पहले, माफ कीजिए 6 नहीं, 4 राज्यों में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, और फिर देखा गया कि नोटा सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। और देखिए, जब भी नोटा का यूज किया जाता है तो उस वोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। सबसे पहले कब शुरुआत हुई? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, और ये किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? बोरोड है ना हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा जाता है। तो वही बताना है कि जो फ्रीडम है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो वैल्यूज हैं, वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमने फ्रांस से इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया है। और नेक्स्ट है अपना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो यहाँ बता दीजिए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। तो ये अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, और सबको फ्रीडम का राइट है ना। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17 काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, और आर्टिकल 165 के अंदर
जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य के, उनकी भी नियुक्ति करता है। और इसके अलावा जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं तो उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट है आपका ऑप्शन ए, 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? महालेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एक ही है, उनका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 148 में महालेखा परीक्षक की बात की गई है। और बेसिकली महालेखा जो परीक्षक होते हैं ये देखते हैं कि हमारे देश में कितनी संपत्ति है, कितनी खर्च हुई है, मतलब वो पूरा खर्च और आय इन दोनों का आंकलन करते हैं, ठीक। और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका डिवीजन करते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और महालेखा परीक्षक के लिए संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक बात की गई है। इसमें इनके पावर्स की बात की गई है, इनके बारे में एक पद होगा उसकी बात की गई है, और इनके क्या क्या काम होंगे इन सभी चीजों की बात की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के दीर्घकालिक सेवारत राज्यपाल थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम जगह पर इनकी बात की गई है। तो क्वेश्चन है कि किस इसमें से कौन व्यक्ति है जिसने राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम किया है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, पद्मजा नायडू। कौन? पद्मजा नायडू। ये एक लेडी हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम किया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और पद्मजा नायडू बेसिकली वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी और इन्होंने 1956 से लेके 1967 तक गवर्नर के रूप में काम किया वेस्ट बंगाल में, ठीक। और ये यहाँ की 5th गवर्नर थी, ठीक, 5th गवर्नर थी। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जब लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ तो ऐसा लगेगा ना कि हम आपस में आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। और फिर वहां पर जो डाउट्स होते हैं, जो भी कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब तो करिए ही और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि जो आप लोग के फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी जुड़ सके। और जिसको इस वीडियो की नीड है वो भी इसका यूज कर सके। ओके, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? देखिए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह लेना, बी मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, सी मार्गदर्शिकाएं निर्देश
नियंत्रण और सभी मंत्रालयों का समन्वय। ऑप्शन डी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो कौन रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन डी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अपने आप अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता। हाँ, वो करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह लेने के बाद। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो किस आर्टिकल के तहत इंटरनेट, जो कि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, उसको फंडामेंटल राइट घोषित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आर्टिकल 19 के तहत इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? किस साल की गई थी? तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। लेकिन क्या हुआ, ये कुछ समय बाद 1948 में खत्म भी हो गई, इसको खत्म भी कर दिया गया। ओके, कब हुआ? स्थापना हुई 1934 में और इसका एंड हुआ 1948 में। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। तो न्यायाधीश को अगर पद से हटाना हो तो किसकी सिफारिश जरूरी होती है? प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, चुनाव आयोग की या संसद की? किसकी जरूरी होती है? तो संसद। जब संसद राष्ट्रपति से सिफारिश कर देगा कि ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अपने पद का गलत यूज कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो विद प्रूफ ये प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यायाधीश को हटाया जाए, और जब उन पे लगाया हुआ आरोप प्रूफ हो जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? डैश। तो देखिए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बेसिकली चाइना की पार्टी है, और ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ये एक द्विसदनीय व्यवस्था भी है और एक सदनीय व्यवस्था भी है, क्योंकि वहां पर टोटल एक ही पार्टी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी एक ही विधायिका भी है। और ये कांग्रेस जो चीन है वहां का, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी है, और 2018 की ये सबसे बड़ी पार्टी रही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो कौन सा आर्टिकल एससी और एसटी कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड उससे रिलेटेड पावर्स की बात करता है? तो आर्टिकल 244 जो आर्टिकल है वो इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 8। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ओके, ताकि और लोग भी जुड़ पाए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में सेंटर और स्टेट, जो स्टेट्स हैं
उनके बारे में बात की गई है। माफ कीजिए, सेंटर स्टेट नहीं, जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा चुनावों से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बताइए कि कौन सा पार्ट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12, जिसमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक ये पूरा आर्टिकल और पूरा पार्ट जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और इसमें पावर्स की, उसके काम की और उसके पद नियुक्ति की सभी चीजों की बात की गई है। ओके, और चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के अंडर आता है कि भारतीय नेशन में इलेक्शन करवाने के लिए एक चुनाव आयोग होगा, जिसकी स्थापना 324 के अंडर की जाती है। और हमारे यहाँ भारत में सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था? पहला इलेक्शन आपका हुआ था 1952 में। तो ये चीजें, ये फैक्ट्स जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते, यहीं से बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान है। ओके, तो किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पार्ट 9B में सहकारी समितियों की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने SC और ST के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया। तो पहले जो SC ST कम्युनिटी थी उनके लिए एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही कानून था, वही गवर्न होता था। लेकिन क्या हुआ, अमेंडमेंट, इनमें से जो एक अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से जो SC ST इंस्टीट्यूशन है उसको अलग किया गया और इनके कामों और शक्तियों को भी अलग कर दिया गया। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद SC ST संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में बांटकर अलग अलग आयोग बना दिया गया? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। 89th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का SC ST कम्युनिटी के नेशनल कमीशन को अलग अलग कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ओके, तो इनमें से कौन से चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट लाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जस्टिस रामास्वामी। इनके खिलाफ संविधान के अकॉर्डिंग भारत में पहली बार इम्पीचमेंट लाया गया था। नेक्स्ट है कि मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को डैश पेश की। तो IAMIE ने 2019 में इलेक्शन कमीशन को क्या पेश किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। क्या है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। इसमें ना एक तरीके से स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्ताव को पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सिविल कोड की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 44। सो इज द क्वेश्चन। आर्टिकल 44 सिविल कोड की बात करता है और कहता है कि जो सभी सिटीजन है इंडिया के, उनके अधिकारों की रक्षा हम सिविल नागरिक संहिता के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी या सिरिमावे भंडारनायके या गोल्डा मेयर या एलिजाबेथ डोमिनियन? कौन थी भाई? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। सिरिमावे भंडारनायके ये श्रीलंका की पहली महिला जो कि किसी अदर, जो पहले से पार्टीज होती है ना, जिनकी अपनी पुश्तैनी पहचान होती है, तो इनकी ऐसी कोई पहचान नहीं थी। इन्होंने अपनी पहचान के बल पर चुनाव में पार्टिसिपेट किया, उसमें जीती भी, और कई सालों तक, कम से कम 3 पीरियड में इन्होंने काम किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो कहाँ की थी? तो श्रीलंका की थी। और इन्होंने 1960 से 1965 एंड 1970 से 1977 एंड 1994 से 2000 तक इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजिडुअल पावर्स है, उसका विचार डैश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों के विचार को लिया है। और कनाडा से और क्या क्या लिया है? तो संघवाद, जो संघवाद, फेडरलिज्म का जो पूरा नेचर है, जो वैल्यूज है, वो सभी चीजें हमने कनाडा से ही ली है। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के बारे में भी जो भी प्रावधान है और वो जो पद है, वो भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और न्यायाधीश के लिए एक सलाहकार क्षेत्र अधिकार होगा, इस प्रावधान को भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 चीजें आपने पढ़ ली। क्या हमने कनाडा से क्या लिया? एक तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया है, संघवाद का प्रावधान, राज्यपाल के बारे में, और सलाहकार क्षेत्र अधिकार। इन चारों चीजों के बारे में हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रावधान और वैल्यूज एंड फैक्ट्स को ऐड किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तो किस अमेंडमेंट के तहत, जो कि 1972 में हुआ, जो प्रॉपर्टी राइट था, पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक। 7th हमारा फंडामेंटल राइट था ना, 8, तो उसको हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से। और किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया? तो आर्टिकल 44, अमेंडमेंट 44 जो कि 1978 में हुआ, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया और उसको एक सिविल राइट बना दिया गया। ठीक, सिविल राइट बना दिया गया। और इसको बनाने से क्या हुआ? सिविल राइट बनाने से बेसिकली अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दों को
कोर्ट में घसीटा जा सकेगा। ओके, अब कोर्ट में इस पे बातचीत हो, बहस हो, लड़ाई झगड़े हो, कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। ठीक, कानून, नियम कानून सभी चीजें इसमें घुस सकती है। लेकिन जब तक ये फंडामेंटल राइट्स थे तब तक इस पे किसी भी तरह का विवाद, बातचीत करना मुश्किल हो गया था। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये स्टेट के लिए बन चुकी थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट 44 1978 में, और इसको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सेंटर स्टेट रिलेशंस का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्पष्ट बिल्कुल क्लियर ऑप्शंस हैं, बता दीजिए किस में सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। तो भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 तक में हमारे देश के सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात की गई है। कब तक? आर्टिकल 245 से 255 तक, टोटल 10 आर्टिकल से जो स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, और अपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो बेसिकली ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका डीपीएसपी से। अब तो बता देंगे आप, बताइए। आप लोगों को अगर डीपीएसपी का बेस पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो ऑप्शन 1, आर्टिकल 39A ये प्रावधान करता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस और कानूनी सहायता मिलेगी। और आर्टिकल 32 ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है, संवैधानिक उपचार। और आर्टिकल 43 ये सभी सिटीजन्स को ट्रेड करने की स्वतंत्रता देता है, और उसको कहता है कि हर व्यक्ति जो है, हर श्रमिक इक्वली रोजगार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और जो आर्टिकल 48 है आपका, आर्टिकल 48 पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 39A पता हो गया, आर्टिकल 32A पता हो गया, 43A, 48A, इन सभी के बारे में आगे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का आर्टिकल डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो। कैसे? कि कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है? सो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर चुनावों की बात की जा रही है। तो चुनाव कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन। ठीक, और अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर्टिकल 324 है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं, भले आप लोगों को ये ना पता हो कि आर्टिकल 325 में क्या है, 326, 8 और 9 में क्या है, बट अगर आप लोगों को ये पता है कि किन आर्टिकल्स के बीच में इस चीज की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, तब भी आपके कई क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, ये देखिए,
या तो आर्टिकल 324 से पहले का है या आर्टिकल 329 से बाद का है, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो बच गया एक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है, कितनी है? तो ये है टोटल 2, तो 2 नामित सदस्य होते हैं लोकसभा में। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ है 552, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? 545। ओके, तो अब ये बताइए 552 क्यों नहीं है? तो इसके पीछे मेन रीजन है परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। और ये आयोग क्या करता है? हर एक स्टेट के जनसंख्या के आधार पर ये निर्धारित करता है कि वहां से लोकसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। तो जो हमारा जनगणना हुआ था लास्ट, परिसीमन आयोग का पहली जो लास्ट बैठक हुई थी लगभग 2000 ईयर के बाद का है, 2002 में या फिर 2000 के आसपास का, आई विल कंफर्म यू। उसने तब ये लास्ट गणना की थी, और उसके बाद जो परिसीमन आयोग की अगली मीटिंग है वो 2026 तक के लिए पेंडिंग कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, जब तक ये आयोग जनसंख्या के आधार पर अगली रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या नहीं निर्धारित करेगा स्टेट्स की, तब तक ये संख्या 544 ही बनी रहेगी। ओके, और जब परिसीमन आयोग की अगली बैठक होगी और ये देखेगा कि हाँ अब गोवा की संख्या बढ़ गई है, तो क्या होता है बेसिकली, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स उनके स्टेट के संख्या के बेस पर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे यूपी है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वहां की टोटल लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव 31 है। गोवा, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ के जनसंख्या जो है पॉपुलेशन कम है, तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक है। ठीक, तो जब तक ये कमीशन नहीं बैठेगी और ये काम नहीं करेगी, तब तक ये जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स है उनको नहीं बढ़ाया जा सकेगा। और जब बैठेगी भाई तो वो होगा, देखते हैं कितना बढ़ता है, 545 से आगे बढ़ता है या इतने रहता है या कम हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। जो अध्यक्ष होता है वो देखता है कि जो लोकसभा के जो भी सदस्य हैं या 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, तो दल बदल के अंतर्गत कौन ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसको हम 10वीं अनुसूची के अंदर डालेंगे, या फिर वो लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति के रूप में अयोग्य साबित हो रहा है, तो इसको कौन निर्धारित करता है या कौन देखता है? तो ये फिक्स करता है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने और भी क्लासेस जो कि हमारा वेम्पेक्स, हमारे 2 चैनल हैं, वेम्पेक्स एंड वेम्पेक्स 360। ये जो 360 का चैनल है उस पर मैं डेली नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, और हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ओके,
पॉलिटिकल साइंस हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है और मैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सिलेबस वाइज पढ़ा रही हूँ, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। और इसकी क्लास हमारी इवनिंग में 9 बजे होती है। ओके, और नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के PYQ सीरीज भी शुरू करवा दी है। ओके, और उसमें डेली के हम लोग 50-50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और इसकी क्लास मॉर्निंग में 9 बजे होती है, तो इन क्लासेस को भी जरूर अटेंड कीजिए अगर आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 5 साल तक किसी भी जो भी चुनाव में जीतता है उसका कार्यकाल रहता है। कितने साल? 5 सालों तक। और अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कब दी गई थी? तो आर्टिकल 73 और आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 73 और अमेंडमेंट 74 के तहत इसको संवैधानिक शक्तियां दी गई थी 1992 और 1993 में। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप लोगों से कोई भी एक ईयर पूछा जाएगा तो 1992 या 1993 दोनों ही माना जाता है। और इसी में जो ग्राम पंचायत है, लोकल गवर्नेंस है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? तो यहाँ पर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो सिंपल, हम लोग अक्सर जब भी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उनके इम्पीचमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं ना, तो वही आर्टिकल बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 51 है तो उसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी देश में या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। ओके, और जो आर्टिकल 63 है, यहाँ पर आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था? ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। तो बताइए कि कब किया गया था पहला अमेंडमेंट? सो पहला अमेंडमेंट आपका 1951 में ही कर दिया गया था। ओके, और जो पहला अमेंडमेंट है वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर जब हमारा संविधान बन गया और संसद जब बैठी तब कई तरह की समस्याएं सामने आई, और सबसे पहली समस्या आती है संपत्ति के अधिकार को लेके। तब क्या होता है कि 1951 में हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, और कौन सा आर्टिकल गवर्नर की बात करता है? सो ऑप्शन 1 आर्टिकल 153, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 राज्य के गवर्नर के बारे में बात करता है। और जो गवर्नर होता है वो नेशनल लेवल पर जो प्रेसिडेंट होता है
उसकी तरह ही स्टेट लेवल पर काम करता है। और देखिए जो प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ नेशन है, ऐसे ही जो गवर्नर है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं और आप लोग को ये चीजें भी याद रहना चाहिए। और देखिए हमने पिछले क्वेश्चंस में भी बात की कि जो गवर्नर होते हैं उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो इलेक्शन के बेस पे शपथ दिलवाता है, उसी तरह से ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। ओके, और जो स्टेट में कॉलेज के जो कुलपति होते हैं, चांसलर्स होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। ओके, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक, तो ये सारे पावर्स हैं एक राज्यपाल की और इसकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 153 के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो बता दीजिए भाई इसका क्या करेक्ट आंसर है। बस भाषा चेंज कर दी गई है, तो बताइए किसे कहा जाता है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोग राज्यसभा के मुकाबले इसके स्ट्रेंथ संख्या ज्यादा होती है, 545 है ना अभी। और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्ट जनता से जो सिटीजन होते हैं ना उनसे इलेक्ट कर आते हैं, तो इसलिए इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे ज्यादा है। और इसे हम लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और इसको राज्यसभा को स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सभा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? सो बता दीजिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप किताब खोलेंगे तो सबसे पहले ही नजर आएगा पहले पेज पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऐसे प्रावधान करता है कि भारत नए राज्य का निर्माण कैसे कर सकता है, कि अगर कोई राज्य, ठीक ये राज्य है और इनमें विवाद हो जाता है तो किन आधारों पर एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, अगर किसी देश के बीच युद्ध होता है और उनसे कुछ राज्य जीत लिए जाते हैं तो नए राज्य का गठन किया जाएगा। ओके, या फिर कोई ऐसा स्थान जिसको एक नए राज्य का नाम देना है तो वो किस आधार पर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 3 में बोला गया है। नेक्स्ट है कि नियम डैश जो कि लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियमन करता है, वो संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता। इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। तो बताइए किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? सो आर्टिकल 193 में इसकी बात की गई है। ओके, तो 193 में हम लोग इसमें लोकसभा के व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का जो नियमन है उसके बारे में संसद में किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। ओके, और जो आर्टिकल 158 है, तो आर्टिकल 158 वोटिंग बाय डिवीजन की बात करता है। दूसरा 193 हमने देख ही लिया है,
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। 0 आवर जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में बताना है कि 0 आवर क्या है। ठीक, तो 0 आवर क्या है? सो ऑप्शन 1 ABC आपके सामने है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 है। जो 0 आवर होता है वो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है, और ये ऐसा एक बहुत कम टाइम पीरियड का समय होता है जिसमें ऐसे मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं या ऐसे विषय भी अध्यक्ष के सामने रखे जा सकते हैं जिसके पहले से अध्यक्ष को नोटिस ना दी गई। ओके, नेक्स्ट है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है अध्यक्ष। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी राज्य जो संसद है उसमें एक मनी बिल के बारे में जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है वो प्रस्ताव एक्चुअल में मनी बिल है या नहीं है। और ये जो बिल है वो हमेशा लोकसभा में पेश की जाती है। कहाँ की जाती है? लोकसभा में पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग करने के लिए किसी अनुशंसा अनिवार्य है। तो ये किसी नहीं है, किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो जब भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लाया जाएगा तो किसकी रजामंदी जरूरी है या कौन उसकी सिफारिश करता है? सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि संसद के दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत के साथ ये कहते हैं कि राष्ट्रपति अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं या वो गलत तरीके से सत्ता पर आसीन हुए हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करी है, तो इन आधारों पर प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाता है। और जब भी इम्पीचमेंट लाया जाएगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 2/3 बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव में सहमति 2/3 बहुमत सदस्यों का, जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्लियामेंट है, उसका होना चाहिए। और जब भी इम्पीचमेंट लाया जाएगा तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। 14 डेज पहले बता दिया जाता है कि आपको इस तरह से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो यहाँ भी ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और बहुत अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए। न्यायिक आदेश पूछ रहा है, कितने प्रकार के हैं? सो डायरेक्टली सो इजी, ऑप्शन 1 5 प्रकार के हमारे पास न्यायिक आदेश हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं संवैधानिक भाषा में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ओके, तो 5 तरह के हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी पढ़ा ना, तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए कि 5 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, सेंटर, स्टेट, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी। सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 24 कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो बताना है। टोटल कितने हैं? सो टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज
किस आर्टिकल के तहत आता है? ये क्वेश्चन आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। ओके, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल 51 के अंडर इंक्लूड कर दिया गया था। और जब इसको इंक्लूड किया गया था तो इसमें टोटल 10 ड्यूटीज थी, लेकिन 2002 में एक और ड्यूटीज जोड़ी गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को मूल रूप से उनका अधिकार बनता है कि उनको मुफ्त एजुकेशन दी जाए, शिक्षा का अधिकार। ओके, 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, और ये पेरेंट्स का भी कर्तव्य है और ये स्टेट का भी कर्तव्य है। ओके, और आर्टिकल 51 ए में तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, और आर्टिकल 51 राष्ट्रपति नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शांति की बात करेगा और शांति के लिए प्रयास करेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आर्टिकल 51 ए और आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन हमने किया पीछे। तो क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? सो इसका करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन सी, किस अधिकार से या वारंट से। किस अधिकार से आप जब भी किसी को, कोई भी पुलिस जाती है किसी को अरेस्ट करने, तो उस आदमी को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि उसे किस रीजन से अरेस्ट किया जा रहा है। ओके, और तभी कहते हैं ना, अक्सर देखा जाता है मूवीज में, मैं वारंट लेके आया हुआ हूँ, आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उस पूरे वारंट में रीजन दिया होता है कि किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। ओके, और बेसिकली किसी को भी अगर पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो ये पूरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो जाने कि उसके साथ ये प्रिजमेंट का जो प्रोसेस किया जा रहा है, उसको कैदी बनाया जा रहा है, तो क्यों बनाया जा रहा है। ओके, तो पूछने का अधिकार है कि किस अधिकार से। ओके, तो ये है अधिकार परीक्षा। तो हमने 25 के सेट में, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 25 और 25 के सेट में टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे पॉलिटी से, और ये सभी क्वेश्चन, और जो हमने अदर फैक्ट्स की बात की, हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ नया नया ऐड करते चले गए, तो यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सक्सेसफुल बनाएंगी। यही फैक्ट्स आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है और इनको रिमेम्बर करने की जरूरत है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल फिर आप लोगों के लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी जो कि क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगी। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।